हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पुष्पी पादपों की आकारिकी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हम 7 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आज ये जो आज का चैप्टर है तो आपका दूसरा पार्ट है जिसमें 8वें क्वेश्चन से हम पढ़ रहे हैं। तो चने की बीज का आपको चित्र बनाना है। तो चने का बीज है, तो आप देखिए चने की बीज में उसकी आकृति जो है वो किस तरह से डिफाइन हो रही है। तो आपको याद रखना है चने का बीज है, जब उसे अंकुरित करना होता है तो चने के बीज में उसकी आकृति में परिवर्तन होता है और परिवर्तन से उसके जो माइक्रोपाइल और उसके अंदर की जो संरचना है बीज पोल, ये धीरे धीरे से ग्रोथ करती है और उसके अंदर जो है परिवर्तन होने से इसकी आकृति परिवर्तित होती है और उसमें से पत्तियां और उसके अन्य भाग निकलने लगते हैं। तो मूल इसका अर्थ होता है जड़, जड़ निचली ओर और ऊपर का भाग पत्ती और अग्र भाग जो है विभाजित होकर इस तरह से नए प्लांट का निर्माण करता है। तो ये हुई चने की बीज की संरचना। अगला है मक्के के बीज की संरचना। धीरे धीरे देखिए मक्का जो है उसमें जो भ्रूणपोष है, स्कैटोलम है, उसके बाद प्रांकुर चोर, उसका प्रांकुर, मूलांकुर और उसके बाद मूल जो है वो पोषण देने वाला है। इसकी आकृति में परिवर्तन होता है और सेम इससे भी जो चने की बीज के समान जो उसकी जड़, तना, पत्ती धीरे धीरे परिवर्तन होता है विभाजन की क्रिया के द्वारा और यह धीरे धीरे एक नए प्लांट में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको इस संरचना को बनाना है, प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आता है। अगला है जड़ की विशेषता एवं जड़ के कार्य लिखिए। तो जड़ सभी लोगों ने, मैंने पहले पार्ट में ही दिखाया था, बरगद की जड़, सलजम की जड़, मतलब सारी जड़ें अपना अपना कार्य करती, पर मुख्य रूप से जड़ की विशेषता क्या है और कार्य क्या है हम जानेंगे। तो वह भाग जो पौधों को मजबूती से जकड़ता है, यानी क्या कर लेता है, प्लांट की जो जड़ है वो क्या करता है, वही मजबूती यानी जकड़ने का काम, पृथ्वी से जो मिट्टी को जकड़ने का काम करता है उसे स्थिर बनाए रखता है और मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करता है तथा भोजन का भंडारण भी करता है। सलजम में क्या किया था, जड़ ने ही तो भोजन का संग्रह किया था, तो भोजन का भी संचय का कार्य कौन करता है, जड़। दूसरा है ये सामान्यतः बेलनाकार संरचना की होती है। बेलनाकार का मतलब है लंबी लंबी बढ़ती जाएंगी, बेलना के आकार की, इसलिए बेलनाकार। तीसरा है जड़ें धनात्मक भू आवर्ती होती है। धनात्मक का अर्थ होता है कि नीचे अंदर की ओर बढ़ती ही जाती हैं, अपनी वृद्धि करती जाती हैं। अगला है जड़ों में कलियां और पत्तियां अनुपस्थित होती है। हमेशा याद रखिए जड़ों में कभी भी तने और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे जड़ के कार्य। जड़ के क्या कार्य हैं? तो पौधों में जड़ के निम्न कार्य हैं। पहला, ये पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। तो हमेशा याद रखना पौधों का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जड़ है, वो उसको सपोर्ट करने का जड़ जो है करती हैं। दूसरा ये है ये जमीन से पौधे के लिए खनिज लवण तथा पानी का भी अवशोषण करती हैं। तीसरा, जड़ें प्रजनन कार्य करती हैं, जैसे शकरकंदी आदि। प्रजनन का अर्थ है कि उनकी जाति को उत्पन्न करने का। अगला है कुछ जड़ें भोजन का संचय करती हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम हमने पहले ही देखा था। ये क्या करती हैं, अपने भोजन को उस जड़ के रूप में इकट्ठा करने का कार्य करती हैं। उनकी जड़ों को खाया जाता है। शकरकंद, गाजर, मूली हम इनको सलाद के रूप में ग्रहण करते क्योंकि इनकी सलाद में बहुत अधिक ऐसे भोज्य पदार्थ संग्रह हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि जड़ की क्या विशेषता थी और कार्य। अगला प्रश्न है सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल होगी। संयुक्त मतलब आसपास उसके और भी पत्तियां होंगी। तो सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती क्या विशेषता बता रही है? देखिए पहला है एक अविभाजित पत्ती ब्लेड से मिलकर बनी होती, मतलब सिंगल अगर ये पत्ती है तो वो कहलाती है सरल पत्ती। संयुक्त का अर्थ होता है एक सामान्य डंठल पेट्यूल से जुड़ी कई पत्तियां। हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, देखिए ये कई पत्तियां आपस में मिली हुई हैं, राइट और लेफ्ट दोनों ओर
जो पत्तियां हैं लीव्स निकली हुई हैं, दोनों ओर जो पत्तियां निकली हुई हैं, इसीलिए इसे कहा गया है संयुक्त पत्ती। दूसरा बोलता है एक्रोपेटल अग्रसारी क्रम में लगे होते हैं। तो जो एक्रोपेटल अग्रसारी क्रम में देखिए आगे की ओर जो पत्तियां होती है वो उसमें एक्रोपेटल बोला जाता है। तो एक्रोपेटल अग्रसारी क्रम में लगी होती हैं। और दूसरा है संयुक्त पत्ती में जो है वो बोल रहा है कि पत्रकों की व्यवस्था एक्रोपेटल अनुक्रम प्रकार की नहीं होती, हमेशा एक ही क्रम में नहीं होती हैं। तीसरा पार्ट है कि अनुपर्ण पत्ती के आधार पर मौजूद होता है। जो पत्तियों का अनुपर्ण, अभी हम पत्ती की जब संरचना जानेंगे कि अनुपर्ण क्या है, उसकी आगे संरचना है, वो सारा स्पष्ट समझेंगे। तो अनुपर्ण पत्ती के आधार पर मौजूद होते हैं और इसमें संयुक्त पत्तियां तने और डंठल के नोड के बीच जंक्शन पर देखा जाता है। जंक्शन का अर्थ होता है जो जोड़ने का कार्य करे, तो वहाँ जंक्शन पर संयुक्त पत्ती में देखा जाएगा। फोर्थ है प्रकाश संश्लेषण के लिए अपेक्षाकृत कम सतह। अब सिंगल हैं तो उनमें कैसे होगी, कम सतह होगी, और जब ज़्यादा पत्तियां होंगी तो उन्नत प्रकाश संश्लेषण के लिए सतह क्षेत्र में वृद्धि होती है, तो इनमें बहुत अधिक क्षेत्र पाया जाता है। अब देखिए ये संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती का चित्र है, आपको चित्र बनाना है कि सरल पत्ती क्या है और संयुक्त पत्ती क्या है। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। देखिए ये है सरल पत्ती। अब सरल पत्ती में क्या पार्ट है, किसे क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर का पार्ट है जो शीर्ष कहला रहा है, नंबर 1 डला हुआ है। दूसरा पार्ट जो है मध्य में एक लाइन जा रही है जिसे सेकंड नंबर डला हुआ है, उसे हम मध्यक सिरा कहते हैं। और उसके मध्यक सिरा के नीचे जो नंबर डला हुआ, 5th पॉइंट डला हुआ है, उसे पत्र विन्यास कहते हैं। जो आर्चेस जो सामने निकले हुए हैं वो कहलाता है पत्र विन्यास। पत्र विन्यास के नीचे पर्णवृंत नहीं है, तना है, और ये तना जो है उससे अटैच रहता पत्ती से, और उसके ऊपरी भाग का जो पार्ट है वो कहलाती, उससे निकली हुई है वो कली। अब आगे की ओर जो 4th पॉइंट है वो कहलाता है स्तरिका। तो ये हैं सरल पत्ती के पार्ट। अब हम इन्हें डिटेल में जानेंगे। देखिए सरल पत्ती की संरचना मुख्य रूप से कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में। पहला होता है पर्णाधार, दूसरा होता है पर्णवृंत, और तीसरा होता है पर्णफलक जिसे हम विस्तारिका कहते हैं। अब देखिए सरल पत्ती में पहला भाग है जो पर्णाधार, वो क्या है, तो पर्ण का वह भाग जिसके द्वारा पर्ण तने व शाखा से जुड़ी रहती हैं, पर्णाधार। ठीक है, जो लीफ का जो बेस पॉइंट होता है वो कहलाता पर्णाधार। उसके नाम से ही बना, पर्ण यानी पत्ती, और धार का मतलब होता है आधार। जो पत्ती का आधार होता है वही कहलाता है पर्णाधार। अर्थात पर्णाधार कहलाता है जिसके आधार पर एक या दो छोटी पत्तियों के समान क्या होते हैं, प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। तो याद करना, या आप छोटी पत्तियां उसमें जो प्रवर्ध हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुपर्ण। अगला पॉइंट है पर्णवृंत। तो पर्ण के डंठल नुमा भाग को पर्णवृंत करते हैं, यानी जो डंठल वाला पार्ट होता है वही कहलाता है पर्णवृंत, और जिसे हम पेट्यूल कहते हैं। तो ये पर्ण फलक को उपयुक्त सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के लिए अग्रसर करता है। यदि पादपों में पत्तियों के पर्णवृंत उपस्थित हों तो उसे सावृंत पत्ती, और यदि उपस्थित ना हो तो आवृंत पत्ती कहते हैं। यानी डंठल है तो वो सावृंत कहलाता है, और जब डंठल नहीं होता है तो वो आवृंत पत्ती कहलाती हैं। अब आ जाता है इसका तीसरा पार्ट, पर्णफलक, जिसे लीफ ब्लेड कहते हैं। पर्ण का हरा चपटा फैला हुआ जो भाग है पर्णफलक। फलक का मतलब है पूरा जो बिखरा हुआ भाग है, फैला हुआ भाग है, वही पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक के मध्य में धागे नुमा रचना को मध्य सिरा कहते हैं। हमने अभी चित्र में देखा कि किस तरह से वो संरचना डिफाइन हो रही है। देखिए बीच में जो जा रही है वो क्या कहला रही है, उसकी मध्यक सिरा। तो आप ये समझ गए होंगे कि पर्णफलक क्या है। पर्णफलक के बीच में क्या है, धागेनुमा रचना है, वो क्या कहला रही है, मध्य सिरा। मध्य सिरा से अनेक सिराएं, पतली पतली, अभी देखा आपने चित्र में कि पतली पतली आगे जो सिराएं निकली हुई हैं,
ये पर्ण को दृढ़ता प्रदान करती हैं तथा जल, खनिज, लवण व भोजन का स्थानांतरण का भी कार्य करती हैं। तो ये हुआ पर्णफलक का कार्य। पर्णफलक क्या कार्य करता है। अगला है, हम जानेंगे भूमिगत रूपांतरित तने को समझाएं। तो जो भूमिगत तना होता है वो किस प्रकार से रूपांतरित होता है। तो याद रखिए, भूमिगत जो तना है वो 4 प्रकार से, प्रकंद, घनकंद, तनाकंद और सलकंद। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो तने हैं, रूपांतरित तने, जो भूमिगत का अर्थ होता है भूमि में पाए जाने वाले, तो इनको अलग अलग चित्र सहित हम जानेंगे। बहुत अच्छे से लिखकर तैयार करना आप। पहला है प्रकंद, जिसे हम राइजोम कहते हैं। तो भूमि के अंदर, भूमि के क्षैतिज तल के समांतर बढ़ने वाले ये तने भोजन संग्रह करते हैं। इनमें पर्वसंधि एवं पर्व स्पष्ट देखे जा सकते हैं। अग्रस्त कलिकाओं के द्वारा इनकी लंबाई बढ़ती है तथा शाखाएं कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा, कुछ कलिकाएं आवश्यकता पड़ने पर वायवीय प्रारोह का क्या कर लेती हैं, निर्माण करती हैं। याद रखिए, जैसे अदरक हो गया, केला हो गया, केली, फर्न, हल्दी, ये क्या है, प्रकंद है, राइजोम है। आइए हम चित्र के माध्यम से जानते हैं। ये देखिए, ये सारे प्रकंद हैं। ये प्रकंद जो हैं हम बहुत यूज़ करते हैं। तो आप चित्र के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि जो प्रकंद है, राइजोम, अपना क्या कार्य करते हैं, भूमि के अंदर क्या करते हैं, भूमि के अंदर अपने भोजन का संग्रह करने का कार्य करते हैं। अगला हम जानेंगे घनकंद, जिसे हम कॉर्न कहते हैं। तो इनके लक्षण प्रकंद की तरह होते हैं, किंतु ये ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ने वाली भूमिगत तने होते हैं, मतलब ऊपर, भूमि के ऊपर भी बढ़ते हैं। इस प्रकार तने में पर्वसंधियां व पर्व होते हैं। यह भोजन संग्रहित करता है। कलिकाएं होती हैं और कक्षस्थ कलिकाएं विरोहक बनाती हैं। याद रखिए, कक्षस्थ कलिका क्या बनाएंगी, उसकी विरोहक बनाने का कार्य करेंगी। जैसे अरबी हो गया, जिमीकंद हो गया, ये चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, ये अरबी और जिमीकंद हैं। ये देखिए किस तरह से अपने चित्र को स्पष्ट कर रहे हैं और इनका उपयोग बहुत ही अधिक होता है। जिसे अरबी जो होती है, जिसे हम खाने के रूप में, भोजन के रूप में संग्रह करने के लिए करते हैं और हम इसे भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। ये अरबी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये खाई जाती है, जिसे हम अरबी, बंडा, जिमीकंद इत्यादि अलग अलग घनकंद होते हैं। तो आपने जाना घनकंद क्या है। अब है तनाकंद, स्टेम ट्यूबर, मतलब ऐसा स्टेम जो ट्यूबर फूल जाता है, वो कहलाता है स्टेम ट्यूबर। ये भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों पर फूल जाने के कारण, यानी क्या होता है, इनका अंतिम सिरा फूल जाता है नीचे जमीन में, शंकु के का रूप ले लेता है। इनका आकार अनियमित होता है। कंद में पर्व एवं पर्वसंधियां होती हैं जो अधिक मात्रा में भोजन संग्रह करने का कारण स्पष्ट नहीं होती। आलू की सतह पर अनेक आइज, मतलब छोटी छोटी आंख उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें कलिकाएं तथा इन्हें ढकने के लिए सल्कपत्र होते हैं। कलिकाएं वृद्धि करके नए वायवीय प्ररोह बनाती हैं, यानी जो आलू की जो आँख है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर लेती है, तो वो आँख का रूप नहीं, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर आ जाती है और एक प्लांट का रूप ले लेती है। तो आइए हम चित्र के माध्यम से जानेंगे कि तना क्या है। देखिए, यहाँ पे आलू है और आलू में किस तरह से जड़ जो है, उसकी जो आँख है वो वृद्धि कर रही है, वृद्धि करके नीचे की ओर उसकी जड़ निकल रही है, ऊपर की ओर तना निकल रहा है। तो इस प्रकार आलू जो है उसमें जो आँख जैसी संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है और एक नए प्लांट का रूप ले लेती है। अब हम जानेंगे शलकंद, बल्ब्स। इस प्रकार के रूपांतरण में तना छोटा, ठीक है, संक्षिप्त, शंक्वाकार और चपटा हो जाता है। इसके आधारी भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती। याद रखना, आधारी भाग से, निचले भाग है उससे क्या निकलने लगती है, जड़। जैसे प्याज आपने देखी होगी, प्याज में क्या होती है, नीचे जो आधार का भाग है उससे क्या निकलने लगती है, जड़ निकली रहती है, क्योंकि उसका नीचे भाग कहाँ है, पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है। इसके आधारी भाग में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इस तने पर उपस्थित अनेक सल्क पत्रों में भोजन संग्रहित हो जाता है, यानी सारी प्याज में देखना अलग अलग परत पाई जाती है और सारी परतें भोजन का संग्रह करके करती हैं, तो वो सल्क पत्र कहलाते हैं। ऊपर की जो परतें होती हैं वो कहलाती है सल्क पत्र। हम प्याज देखें, लहसुन देखें, सारे में छोटी छोटी कली पाई जाती है। ये कली, सारी कलियों में क्या रहता है, भोजन संग्रह रहता है।
तने के अग्रस्त सिरे पर उपस्थित कलिका से अनुकूल परिस्थितियों में वायवीय प्रारूह का क्या होता है, निर्माण होता है, और सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं भी बनती हैं। तो देखिए चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट होगा कि प्याज है, लहसुन है, उनमें ऊपर की ओर जो है प्लांट जो है अलग निकलता हुआ रहता है, और नीचे के जो आधार भाग से क्या निकलती हैं, उसकी जड़ें निकलती। तो आइए हम जड़ों और ऊपर के रूपांतरण का चित्र देखेंगे। इस प्रकार देखिए, ये प्याज का खेत में रोपण होने पर जो चित्र स्पष्ट हो रहा है, प्याज का ऊपरी सिरा जो है वो प्ररोह जो है वो ऊपर, पत्तियां जो हैं वो ऊपर हैं, उसका जो आधारीय भाग जो है जिसमें जड़ उपस्थित होती हैं वो नीचे की ओर है। इस प्रकार ये खेत से प्याज प्राप्त की जाती है। जो ऊपर का जो सल्क पत्र है वो ऊपर का जो भाग है मिट्टी से घिरा हुआ रहता है, जो सूख जाने पर जब इसे बाहर निकाला जाता है तो इस सल्क पत्र को बाहरी ऊपर जो भाग को जब सूखने के बाद अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार ये प्याज में संरचना देखी आपने। इस प्रकार आपने जाना कि प्याज, लहसुन और लिली आदि जो हैं वो किस तरह भोजन का संग्रह करते हैं। इन्हें सलकंद कहते हैं, यानी बल्ब्स, क्योंकि ये बल्ब के समान दिखाई देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, पुष्प क्या है, पुष्प के विभिन्न भाग। तो हम पुष्प के सारे पार्ट्सों को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। पुष्प याद रखिए क्या है। पुष्प एक रूपांतरित प्रारूह है जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। याद रखिए, अगर प्लांट में पुष्प है तो वो लैंगिक जनन का कार्य करेगा। और पुष्प जो है एक रूपांतरित प्रारूह है, और प्रारूपिक पुष्प में हमेशा ये जो पार्ट हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, ये पार्ट पाए जाते हैं। और इन भागों के अंतर्गत भी कुछ विशेष पार्ट होते हैं जिन्हें हम अलग अलग भागों में चित्र की सहायता से जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। बाहर का जो पार्ट होता है वो कहलाता है कैलिक्स। आइए चित्र के माध्यम से जानेंगे। देखिए, ये पुष्प के विभिन्न भाग हैं। तो सबसे पहले नीचे की ओर देखिए, पहला पार्ट है बाह्यदल। अब बाह्यदल के ऊपर का जो आप देख रहे हैं रेड कलर से जो चारों ओर दिखाई दे रहा है वो कहलाता है दलपुंज, जो दूसरा पार्ट होता है। तीसरा पार्ट होता है जिसमें परागकोश और तंतु पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जायांग। अब याद रखिए, दूसरा पार्ट जो है वर्तिकाग्र और अंडाशय कहलाता है, ये मादा भाग कहलाता है। तो याद रखिए, पुष्प के ये भाग हैं, 4 भागों में बटे हुए हैं, बाह्यदल, दलपुंज, जायांग और पुमंग। इस तरह से ये पुष्प की संरचना थी। अब हम इसका वर्णन जानेंगे। तो पहला पार्ट हमने जान लिया, बाह्यदल क्या है, बाह्यदल पुंज क्या कहलाता है। तो यह पुष्प का सबसे बाहरी छोटा हरा चक्र होता है जो कली अवस्था में पुष्प की क्या करता है, रक्षा करता है। यह कई इकाइयों का बना होता है जिन्हें बाह्यदल कहते हैं। दूसरा पार्ट हमने जाना दलपुंज, जो रंगीन एक कलरफुल जो पार्ट होता है, जो आपने अभी देखा रेड कलर से था। पुष्प के बाहर का दूसरा चक्र रंगीन और कीटों को आकर्षित करने का होता है, वही कहलाता है दलपुंज। तीसरा पार्ट होता है पुमंग, जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। हम पुमंग को जानेंगे कि आपने देखा था उसमें फिलामेंट, परागकोश और यूजी थे। हम चित्र के माध्यम से जान देखिए, पुमंग में आप एक जो है उसमें ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो मुख के समान ऊपर जो है सीड्स में, वो कहलाता परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं और बीच में जो है वो कहलाती है उसकी यूजी कनेक्टिव। और नीचे की ओर जो दिखाई दे रही है डंडी, वो कहलाता है उसका फिलामेंट, पुतंतु कहते हैं जिसे। तो आपको याद रखना है, एक पुमंग 3 रचनाओं से मिलकर बना होता है। यह नर जनन भाग कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं। यह तीसरा चक्र होता है पुष्प का, और यह 3 इकाइयों से मिलकर बना है, पुतंतु, परागकोश और यूजी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पुमंग जो है नरजनन भाग होता है, और ये नरजनन भाग जो है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है।
अब हम जानेंगे जायांग, जिसे हम गायनोशियम कहते हैं। यह मादा जनन भाग होता है, यह अंतिम चक्र होता है और इसकी इकाई स्त्रीकेसर या अंडप कहलाती है। और ये कंडप में 3 भाग होते हैं, जैसे अभी हमने नर भाग में देखे 3 पार्ट, और वैसे ही जायांग यानी गायनोशियम में भी 3 पार्ट होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। देखिए, एक अंडाशय के अंदर अलग अलग संरचना पाई जाती है। तो इस संरचना से इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड है, और बीजांड में आप देखिए अलग अलग भाग में बटा वर्तिका, वर्तिकाग्र, और उसके जो नीचे का जो भाग है वो कहलाता है अंडाशय। तो आपने जाना जो जायांग है, गायनोशियम जो है वो 3 भागों में बटा है। याद रखिए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब हम जानेंगे कि पुष्प के जो विभिन्न पार्ट हैं, छोटे छोटे भाग हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, इन्हें इन चित्रों के माध्यम से भी अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इन चित्रों को अलग अलग बनाना है। अब हम जानेंगे पुष्प क्रम क्या कहलाता है। हमने तो ये पुष्प के बारे में जान लिया, अब ये जो पुष्प हैं ये किस क्रम में लगे होते हैं, तो उनका क्रम क्या कहलाता है। और कुछ प्लांट हैं उनका पुष्प क्रम पेपर में पूछा जाता है, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम जानेंगे पुष्प क्रम क्या है। तो पुष्पाक्ष पर, पुष्पाक्ष याद रखिए, पुष्पाक्ष, पुष्पाक्ष कहलाता है। पुष्प का अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। यानी पुष्पों, जब फूल जो होते हैं किसी भी प्लांट की शाखा पर क्रम से व्यवस्थित हों, और उन्हीं क्रम के बारे में हम जानेंगे, तो वो कहलाता है पुष्प क्रम। तो हम 2 पुष्प क्रम, एक छत्रक और एक होता है कटोरिया पुष्प क्रम, इन्हीं पुष्प क्रम को बहुत अच्छे से चित्र सहित जानेंगे। तो सबसे पहला छत्रक पुष्प क्रम है, जिसे हम अंबल, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो याद रखिए, छत्रक पुष्प क्रम वेरी इंपॉर्टेंट। इस पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष के एक बिंदु के रूप में होता है, जिस पर एक ही लंबाई के सबरंती पुष्प एक ही स्थान से निकलकर ऊपर छाते के रूप में आ जाते हैं, और नए पुष्प केंद्र में तथा पुराने पुष्प परिधि की ओर लगे हुए दिखाई देते हैं। देखिए, ये पुष्प क्रम है। तो ये जो अंबल पुष्प क्रम है, इसमें अलग दिखाई दे रहा है कि एक बीच में है और आजू राइट और लेफ्ट में अलग पुष्प दिखाई देते हैं। तो यही क्रम कहलाता है छत्रक पुष्प क्रम। छत्रक का अर्थ होता है छत्र के समान दिखाई देना, तो ये कहलाता है छत्रक पुष्प क्रम। आपको चित्र सहित बहुत अच्छे से याद करना है, जिसे हम इंग्लिश में अंबल, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो आपको याद रखना है छत्रक पुष्प क्रम। अब आइए हम पढ़ेंगे कटोरिया पुष्प क्रम क्या है। तो पुष्प क्रम देखिए, उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, कटोरिया, कटोरी के समान दिखाई दे, बाउल के समान दिखाई दे। तो जो पुष्प क्रम का कटोरिया निचक्र से घिरा रहता है, कटोरिया के बीच मादा पुष्प, इनके जायांग जिसे हम गायनोशियम मादांग कहते हैं, ट्राइकार्पिलरी से घिरा होता है। यानी जो मादा जो भाग है वो ट्राइकार्पिलरी से घिरा होगा, और प्रत्येक ब्रैकेट यानी सहपत्र केंद्र में क्या होते हैं, नर पुष्प बहुवर्ध्यक्ष में उपस्थित रहते हैं। या तो हम देख लें यूफॉर्बिया और पल्चेरिमा, इनमें यदि देखेंगे इनके जो पुष्पक्रम होंगे वो बिल्कुल कटोरे के समान दिखाई देंगे। देखिए, हम देखते हैं कटोरिया पुष्प का पिक्चर्स। तो देखिए, इसमें जो ऊपर का जो फीमेल फ्लावर है वो किस तरह से शंकु के आकार का दिखाई दे रहा है, और जो नीचे की ओर है वो मेल पार्ट, मेल फ्लावर हैं। तो मेल और फीमेल में आप अंतर रखिए, फीमेल पार्ट है वो बढ़ा हुआ है, मध्य में है, और मेल पार्ट जो है उसके जस्ट नीचे की ओर है। और जो उसके ऊपर का जो पार्ट है जिसे हम कटोरे के रूप में देख रहे हैं, इसे इनवैल्यूकर कहते हैं, और नीचे का जो पार्ट है जो उसकी लीफ होती हैं, जो ब्रैक्ट होती हैं। तो आपने जाना कि यूफॉर्बिया में और या पल्चेरियम में जो पुष्प क्रम जो होता है वो कटोरिया प्रकार का होता है। कटोरिया इसलिए कहा क्योंकि इस पुष्प क्रम में निचक्र से वह घिरा रहता है, और कटोरिया के बीच में मादा पुष्प आपने चित्र के माध्यम से जाना, और निचली जगह पे जो होते हैं वो होते हैं नर जनन भाग। तो इस प्रकार से हमने जाना
कि कटोरिया पुष्पक्रम और छत्रक पुष्पक्रम क्या था। तो बच्चों, हमने आज पुष्प की आकार की और उनके विभिन्न पार्टों को जाना। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं। आज के वीडियोस के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको और अच्छी वीडियो मिल सके।